हेलो एवरीवन। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, आपको कुछ लाइंस प्रिंट करवानी है। फॉर एग्जांपल दिस इज डबल बैक स्लैश। तो ऐसा आपके पास आउटपुट आना चाहिए। ये आपके पास प्रिंट होने के बाद आउटपुट आना चाहिए। उसके बाद आपको प्रिंट करवाना है दिस इज माउंटेन। सॉरी। तो आपको करना क्या है, दीज आर माउंटेन्स। तो आपको ये प्रिंट करवाना है। उसके बाद ही इज़ ऑसम। तो यहाँ पे आपको एस्केप सीक्वेंस यूज़ करना है, आपको स्पेस नहीं यूज़ करना। उसके बाद ये सब कुछ आपको ऐसा आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। ये एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए, ऐसा आउटपुट मिलना चाहिए। आई होप आप इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगा। हे वेलकम बैक। आई होप आपने ट्राई किया होगा इस एक्सरसाइज को। अगर आपने कर लिया तो कंग्रेचुलेशंस। अगर आपने नहीं किया, आपसे नहीं हुआ, तो भी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिनसे नहीं हुआ वो इस वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको प्रिंट करना है दिस इज डबल बैक स्लैश। तो प्रिंट दिस इज। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके पास सिंगल बैक स्लैश मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो दिस इज बैक स्लैश, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं ये डबल बैक स्लैश की तरह ट्रीट हो, तो मैं यहाँ पे 4 बैक स्लैश लगाऊंगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो दिस इज डबल बैक स्लैश। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। उसके बाद दीज आर माउंटेन्स। ओके, ये काफ़ी सिंपल है। तो करना क्या था, दीज आर, उसके बाद आपको बनाने थे माउंटेन, ठीक है। तो माउंटेन बनाने के लिए आपको करना क्या था, ऐसे ऐसे। बट यहाँ पे हम जो बैक स्लैश की जगह डबल बैक स्लैश यूज़ करेंगे, ठीक है। जहाँ भी हमने बैक स्लैश यूज़ किया वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डबल बैक स्लैश। ओके, उसके बाद ओके, तो दीज आर माउंटेन्स। तो इतना आपको समझ आ चुका होगा। उसके बाद आपको करना क्या था, ही इज ऑसम। ये काफी सबसे सिंपल था। ये ही इज बैक स्लैश टी ऑसम। तो इसको रन करके देखते हैं। ही इज ऑसम। ओके, उसके बाद ये आपको आउटपुट की तरह चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो प्रिंट कुछ भी नहीं, उसके बाद आपको आउटपुट में क्या चाहिए, बैक स्लैश और फिर डबल कोट, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश डबल कोट यूज़ करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, एक डबल कोट आ जाएगा, बट बिल्कुल ऐसा आउटपुट नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास डबल कोट आ रहा है, मुझे डबल कोट नहीं चाहिए, मुझे यही चीज़ चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डबल बैक स्लैश यूज़ करूँगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 बैक स्लैश यूज़ करूँगा मैं, और अभी बताऊँगा ऐसा क्यों। तो ठीक है, मेरे पास बैक स्लैश और डबल कोट आ रहा है। तो 3 बैक स्लैश मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किए वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ। देखिए, बैक स्लैश और डबल कोट, ये मुझे मिलके क्या देंगे, ये किसके इक्वल है, ये है एक डबल कोट के इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि 2 बैक स्लैश किसके इक्वल होते हैं, एक सिंगल बैक स्लैश के। तो अगर मैं इनको मिला दूंगा, मतलब अगर मैं 3 बार बैक स्लैश और ये यूज़ करूँगा, अगर मैं ऐसा लिखूँगा तो मेरे पास क्या मिलेगा,
तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इसके इक्वल। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। उसके बाद बैकस्लैश एन यूज़ करना है आपको, उसके बाद थोड़ा सा स्पेस और डबल बैकस्लैश एन। अब ये बैकस्लैश एन की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही बैकस्लैश टी, उसके बाद बैकस्लैश टी, और उसके बाद आपको करना है ये। तो ये भी सिंपल है, आपको 3 बार डबल कोट और सिंगल कोट। तो अगर मैं इसको अब रन करूंगा, ओके, तो ये आउटपुट आ रही है मेरे पास। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड लास्ट वाला काफ़ी ट्रिकी था, बट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हे गाइस, वेलकम। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आप एस्केप सीक्वेंस को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बट आज के इस वीडियो में आपको शॉर्टकट बताऊंगा जिस शॉर्टकट की मैं बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लाइन है बैकस्लैश एन लाइन बी। तो लाइन बैकस्लैश एन के बाद क्या होगा, लाइन बी नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगी, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे डबल बैकस्लैश एन लगाऊंगा तो ये बैकस्लैश एन की नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था। बट आपको यहाँ पे बैकस्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपली यहाँ पे आर लिख देंगे तो क्या होगा, ये बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस की तरह ट्रीट नहीं होगा, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है। अब तो इसको मैं रन करके देखते हैं। तो पाइथन मेरी फाइल का नाम है शॉर्टकट, ठीक है। ये देखिए, लाइन ए बैकस्लैश एन लाइन बी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम आर लगा के किसी भी एस्केप सीक्वेंस को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं बैकस्लैश और डबल कोट लिखूंगा तो ये भी नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम आर क्यों लगाते हैं। हे एवरीवन, वेलकम। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम इमोजी कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो एक वेबसाइट है ये https://unicode.org। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब मैं इसको जूम करता हूँ थोड़ा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक इमोजी का आपको यूनिकोड दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ए लाफिंग इमोजी, ठीक है। तो इसका यूनिकोड है ये। तो आपको करना है क्या, इसको यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रिंट, और इसको पेस्ट करिए डबल कोट्स के अंदर। और यहाँ पे जहाँ पे प्लस है इसको 3 0 के साथ रिप्लेस कर दीजिए, प्लस हटा के 3 0 लगा दीजिए और यहाँ पे बैकस्लैश लगा दीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा मैं पाइथन। एक और बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो विंडोज़ यूज़र हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाइथन लिखेंगे, और जो मैक या लिनक्स यूज़र हैं वो पाइथन 3 लिखेंगे। उसके बाद मेरी फाइल का नाम है इमोजी। उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाफिंग इमोजी प्रिंट हो चुका, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई भी इमोजी आप प्रिंट करवा सकते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इसका कॉपी कर लिया यहाँ से यूनिकोड। उसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट, यहाँ पे बैकस्लैश, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्लस हटा के 3 0 लगा दूंगा मैं। और उसके बाद अगर मैं कोड को रन करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई इमोजी प्रिंट हो चुका है। तो आप ऐसे यहाँ पे कोई भी इमोजी प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमोजी, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्रिंट, प्लस हटा के मैं 3 0 लगाऊंगा और यहाँ पे बैकस्लैश। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इमोजी तीनों मेरे प्रिंट हो चुके हैं। आई होप इसमें समझने वाला वैसे कुछ था नहीं, ठीक है। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि इमोजी कैसे प्रिंट करते हैं।
हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम पाइथन को कैलकुलेटर की तरह कैसे यूज़ करेंगे। तो पाइथन को कैलकुलेटर की तरह यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3, अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आउटपुट आ रही है 5। तो ऐसे यहाँ पे आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 3 × 4, और अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास आ गया 14। तो अब देखते हैं कि हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये मैंने कुछ टेबल बनाया है, कौन कौन से ऑपरेटर हैं पाइथन में कैलकुलेशन करने के लिए। ये मैंने अपनी बुक में भी बनाया टेबल। तो इस बुक का जो लिंक होगा इस बुक को बाय करने का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कुछ ऑपरेटर्स हैं जो आप पाइथन में यूज़ कर सकते हो। जो सिंपल ऑपरेटर हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, तो ये तो आप यूज़ कर सकते हो। उसके साथ साथ आप डिवीज़न, 2 तरह की डिवीज़न कर सकते हो आप पाइथन 3 में। एक है फ्लोट डिवीज़न, एक है इंटीजर डिवीज़न। तो इन दोनों को देखते हैं कि फ्लोट डिवीज़न क्या है, इंटीजर डिवीज़न क्या है। तो चलिए देखते हैं फ्लोट डिवीज़न क्या है और इंटीजर डिवीज़न क्या है। देखिए, अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ 2 / 4, ओके, और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो देखिए 0.5 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमें जो फ्लोट डिवीज़न है वो हमें आउटपुट में देगी एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो नंबर होता है जिसके अंदर पॉइंट होता है। ओके, फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसी कैलकुलेशन करेंगे 4/2, तो भी मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही मिलेगा, क्योंकि 4/2 एक्चुअली में होता है 2। बट अगर आप ये वाली डिवीज़न यूज़ करोगे सिंगल डिवाइड, आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही मिलेगा। अगर मैं अब इसको रन करूँगा, देखिए मेरे पास 2.0 आ रहा है। ओके, तो ये होती है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। ओके, अब बात करते हैं इंटीजर डिवीज़न की। अगर मैं यहाँ पे सिंगल डिवाइड साइन की जगह डबल डिवाइड साइन यूज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल 4, तो ये है इंटीजर डिवीज़न। अगर मैं अब इसको रन करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 आ रहा है मेरे पास, सिर्फ 2.0 नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 / 4 करूँगा तो मुझे 0 मिलेगा, 0.5 नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो कट कर देगा इंटीजर डिवीज़न। चलिए देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए मेरे पास 0 आ रहा है, 0.5 नहीं आ रहा, क्योंकि जो इंटीजर डिवीज़न है उसमें आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं मिलेगा। जो आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो कट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको रेकमेंड हमेशा यही करते हैं कि आप सिंपल डिवीज़न यूज़ करो, फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। तो ये होती है फ्लोटिंग पॉइंट डिवीज़न। ओके, पाइथन में एक और हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट क्या होता है, देखिए फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। आप पाइथन में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं डबल मल्टीप्लाई का साइन लगा के। तो इसका मतलब है 2 की पावर 3। ठीक है, अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो ये देखिए 2 की पावर 3 मेरे पास 8 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, √2 फाइंड करना है आपको। ठीक है, आपको √2 फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट 2 की पावर 0.5, क्योंकि अंडर क्या होता है 1/2 और 1/2 क्या होता है 0.5। सो आपको आंसर क्या मिलेगा, जो भी √2 होता है। ठीक है, 1.414213। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये 1.414 ये बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है। अगर आप इसको कुछ ही पॉइंट तक जाते हैं तो आप राउंड फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो राउंड फंक्शन क्या है,
आप पहले लिखेंगे राउंड, उसके बाद कौन से नंबर को आपको राउंड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे राउंड करना है इसको 2 इंटू 0.5, ओके। और उसके बाद कॉमा लगा के कितने डिजिट तक राउंड करना है। फॉर एग्जांपल मुझे राउंड करना है 4 डिजिट तक, तो ये राउंड अपना काम कर देगा। बट उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी इसका आउटपुट आएगा वो मैं प्रिंट करवा लूँगा। तो ऐसे आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए 1.4142। तो ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं पाइथन से। अब बात करते हैं, अगर आपके स्टेटमेंट में काफ़ी, तो मैं ऐसा करता हूँ ऊपर वाली लाइंस को कमेंट आउट कर देता हूँ, सभी लाइंस को। ये जो आपको सोर्स कोड है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको सारा सोर्स कोड मैं दे दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल 2 एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल ये वाली स्टेटमेंट आपके पास एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अगर आप इस स्टेटमेंट में अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट तो कर लोगे बड़ी आसानी से, पाइथन इसको कैलकुलेट करके दे देगा। बट 20.0, बट ये कैसे कैलकुलेट किया। हम मैथमेटिक्स में तो यूज़ करते हैं, हम मैथ्स में क्या यूज़ करते हैं, बोर्ड मास, बट कंप्यूटर पाइथन ने इसे कैसे कैलकुलेट किया तो वो देखते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिविटी रूल। इसको समझते हैं, ठीक है, क्या है प्रेसिडेंस रूल और एसोसिएटिविटी रूल। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस रूल है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की। पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स की। उसके बाद प्रेसिडेंस की है एक्सपोनेंट्स की। उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड और फ्लोट डिवीज़न, इंटीजर डिवीज़न और मॉड्यूलो, इन सब की प्रेसिडेंस इक्वल है। उसके बाद प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस इक्वल है। ये एसोसिएटिविटी रूल है। एसोसिएटिविटी क्या होती है और प्रेसिडेंस क्या होती है ये अभी हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं मॉड्यूलो क्या है। कई लोगों को मॉड्यूलो के बारे में पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ। मॉड्यूलो हमें रिमाइंडर देता है। फॉर एग्जांपल प्रिंट 3 मॉड्यूलो 2, तो हमें आउटपुट में रिमाइंडर देगा, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूं तो देखिए रिमाइंडर दे रहा है मुझे 1। तो मॉड्यूलो क्या करता है, मुझे रिमाइंडर देता है। आई होप आपको मॉड्यूलो का मतलब समझ में आ चुका होगा, ओके। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस रूल की। फॉर एग्जांपल आपके पास स्टेटमेंट है कुछ ऐसी, पैरेंथेसिस में है 2 + 3, उसके बाद पैरेंथेसिस के बाद है मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए, अब आपकी ये स्टेटमेंट है, ठीक है, आपको इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे देखिए, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे प्रेसिडेंस रूल, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस को हम इवेल्युएट करेगा पाइथन। तो पाइथन क्या करेगा सबसे पहले, तो पाइथन सबसे पहले कैलकुलेट करेगा 2 + 3, ठीक है। तो 2 + 3, उसके बाद 2 + 3 = हो जाएगा 5, और उसके बाद मल्टीप्लाई करेगा 2 से। तो आउटपुट आनी चाहिए मेरे पास 10। इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट आ रही है 10, ओके। अगर आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आउटपुट 5/2, क्योंकि पैरेंथेसिस की जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, तो 2.5। अब बात करते हैं कि क्या हो अगर मेरे पास, देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा है 2 + 3 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, और मॉड्यूलो 6। मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉड्यूलो, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है, मतलब कि ये तीनों की सेम प्रेसिडेंस है। तो ये कैसे होगा, तो इसमें हम देखेंगे एसोसिएटिविटी रूल। अब एसोसिएटिविटी रूल क्या होता है,
उसके बारे में बात करते हैं। देखिए इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले तो आपको वही देखना है किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। हाईएस्ट किसकी है, पैरेंथेसिस की। तो सबसे पहले तो हम पैरेंथेसिस को सोल्व करेंगे। तो पाइथन सबसे पहले पैरेंथेसिस को सोल्व करेगा। तो 2 + 3 क्या हो गया, 5। उसके बाद क्या हमारे पास 5 × 5, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद मोड्यूलो 6। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन सभी ऑपरेटर्स की मल्टीप्लाई, डिवाइड और मोड्यूलो, इनकी जो प्रेसिडेंस है वो सेम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एसोसिएटिविटी। इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। अब इनकी एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। तो अब देखिए क्या होगा, अब हम लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं वो सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले 5 × 5 25/2, उसके बाद मोड्यूलो 6। ठीक है, तो हमें आउटपुट सब, तो उसके बाद पाइथन क्या करेगा, पाइथन हमें कैलकुलेट करके देगा 25/2। 25/2 कितना होता है, 12.5। ठीक है, तो 12.5, उसके बाद इसको मोड्यूलो करेगा 6 के साथ, हमें ये आउटपुट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन को, इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो मेरे पास 0.5 आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को रन करके देखता हूँ। इसको यहाँ से हटा के प्रिंट, तो ये देखिए दोनों बार 0.5 आ रहा है। तो इससे पता लगता है कि हम एसोसिएटिविटी रूल कैसे यूज़ करते हैं और प्रेसिडेंस रूल कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे सबकी जो एसोसिएटिविटी है वो लेफ़्ट टू राइट है। लाइक एक्सपोनेंट की, लाइक प्लस माइनस की एसोसिएटिविटी है लेफ़्ट टू राइट, बट एक्सपोनेंट की जो एसोसिएटिविटी है वो है राइट टू लेफ़्ट। राइट टू लेफ़्ट का मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए अब एक्सपोनेंट की बात करते हैं। देखिए एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होने का मतलब क्या है वो देखते हैं। देखिए हमने बात की थी कि 2 एक्सपोनेंट 3 कितना हो गया, 8। ठीक है, अगर मैं 2 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2, ठीक है, अब देखिए अब 2 बार एक्सपोनेंट आ गया, मतलब कि अब इसकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ़्ट है। मतलब हम लेफ़्ट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। पहले हम कैलकुलेट करेंगे 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैसे होगा, 2 की पावर 9, हमें रिजल्ट मिलेगा इतना। ठीक है, देखिए इसको रन करके देखते हैं। देखिए 2 की पावर 9 512। अगर आपको नहीं यकीन होता तो मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ, 2 की पावर 9। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इस लाइन को, और अब रन करके देखता हूँ। देखिए 512। आई होप आपको समझ आ चुका होगा कि हम पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूँ आपको हमने क्या क्या किया इस वीडियो में। सबसे पहले तो हमने बात की कि हम ये ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फ्लोट डिवीज़न, इंटीजर डिवीज़न, मोड्यूलो और एक्सपोनेंट। उसके बाद हमने बात की प्रेसिडेंस रूल की। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस होती है पैरेंथेसिस की, उसके बाद एक्सपोनेंट की, उसके बाद इन्हीं सभी ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस होती है वो सेम होती है, उसके बाद प्लस माइनस की सबसे कम प्रेसिडेंस होती है। अगर एक ही स्टेटमेंट में एक ही जितनी प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर आ जाएं तो हम एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टेटमेंट में ये सारे ऑपरेटर आ जाएं तो हम लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। बट अगर एक ही स्टेटमेंट में एक्सपोनेंट हमारे पास एक से ज़्यादा बार आ जाए तो हम लेफ़्ट से राइट की तरफ राइट टू लेफ़्ट की तरफ कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने अभी बात की 2 की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, और सबसे कम प्रेसिडेंस किसकी होती है, प्लस माइनस की। ठीक है, अगर प्लस माइनस एक साथ आ जाए तो हम लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे।
हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स की। तो जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है उन्हें पता होगा वेरिएबल क्या होते हैं, बट जिन्हें नहीं पता ये वीडियो उनके लिए है। तो बात करते हैं वेरिएबल होते क्या हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने सिर्फ प्रिंट करवाया, बट हम प्रोग्रामिंग में सिर्फ प्रिंट नहीं करवाते, हमें एक कुछ जगह चाहिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी गेम बना रहे हैं जिसे सिर्फ 14 साल की उम्र के से ऊपर के बच्चे खेल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको यूज़र से पहले एज पूछनी पड़ेगी उसकी, उसके बाद उस एज को वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा, उसके बाद कंडीशंस लगा के चेक करना होगा कि क्या वो एलिजिबल है गेम खेलने के लिए या नहीं। ठीक है, तो वेरिएबल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में। तो वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, होते क्या हैं वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नंबर स्टोर कराना है, नंबर 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो ये मेरा वेरिएबल है एक। तो अगर मैं लिखूंगा प्रिंट नंबर 1 तो मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट 2। मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 2। ऐसे ही आप अलग अलग वेरिएबल बना सकते हैं। आप इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया नंबर 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको असाइन बोलते हैं। नंबर 1 असाइन 2, नंबर 1 असाइन, इस वेरिएबल नंबर 1 में आपने असाइन की वैल्यू 2। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1 असाइन 4। ठीक है, अब फिर से मैं नंबर 1 को प्रिंट करवाता हूँ और देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 प्रिंट हो रहा है, फिर 4, क्योंकि वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू चेंज हो। तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल के अंदर आप क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। आप स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप इंटीजर नंबर स्टोर कर सकते हैं, आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर। उसके बाद हम कुछ स्पेशल तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको भी एक वेरिएबल में साइन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी बात करते हैं कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू हर्षित। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर नाम है हर्षित। ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लगानी ही पड़ेगी, वो आपकी मर्जी है, आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं, डबल कोट भी। बट अगर आपको किसी का नाम या ऐसी कोई भी चीज़ स्टोर करनी है तो आपको स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ, मैं ऊपर वाली लाइन कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अगर मैं प्रिंट करूँ नेम, ठीक है, तो ये देखिए हर्षित प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। आप एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप की तरफ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे क्या स्टोर है, स्ट्रिंग। ठीक है, नेम, अगर मैं नेम में 123 स्टोर कर दूं और फिर नेम को प्रिंट करवाऊं तो क्या होगा, तो ये जो नेम में जो पहले डेटा स्टोर था वो डेटा टाइप भी चेंज हो जाएगा, 123 है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज जिनमें डेटा चेंज हो रहा है, मतलब कि पहले हमने स्ट्रिंग स्टोर करवाई अपने वेरिएबल में। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, अपने वेरिएबल में नंबर स्टोर करा दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डायनेमिक। तो पाइथन डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें पाइथन में आपको यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि आप अपने वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर कराओगे। फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कराओगे, फ्लोट टाइप वैल्यू स्टोर कराओगे, ऐसे आप पाइथन में नहीं लिखते। इससे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इसको करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, अब वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, वेरिएबल की नेमिंग के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स देखते हैं वेरिएबल की नेमिंग के। देखिए रूल नंबर 1, वेरिएबल आपका नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, रूल 1। ठीक है, आप वेरिएबल को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, मतलब आप वेरिएबल का ऐसा नाम नहीं रख सकते लाइक 1 नंबर इक्वल टू 4, ऐसा नहीं कर सकते। आपके पास एरर आने वाली है। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर आ गई, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स। तो रूल नंबर 1 आपको याद रहेगा कि आप अपने वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद किससे स्टार्ट कर सकते हैं अपना वेरिएबल। ठीक है, आप अपना वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं
आप अपना वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी लेटर से और आप अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आपका वेरिएबल का नाम हो सकता है लाइक अंडरस्कोर नेम इक्वल्स असाइन हर्षित, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करने से कोई एरर नहीं आएगी, ओके। आप तो फर्स्ट लेटर आपका वेरिएबल का ये होना चाहिए, तो ये किसके लिए था, ये फर्स्ट लेटर के लिए था कि आपके वेरिएबल में फर्स्ट लेटर या तो लेटर हो सकता है या फिर अंडरस्कोर हो सकता है। नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते वेरिएबल में, फॉर एग्जांपल $, या फिर परसेंटेज, ऐसा कोई भी सिंबल आप नहीं यूज़ कर सकते, चाहे फर्स्ट लेटर हो चाहे कोई फर्स्ट लेटर ना हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा नहीं कर सकते लाइक $, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे आपके पास एरर आएगी, ठीक है। आप ऐसे अलग से स्पेशल सिंबल बीच में भी नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल आप बीच में भी नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं अब भी करूँगा तो आपके पास एरर आएगी। तो क्या रूल पता लगे आपको, पहला तो जो आपका अल्फ़ाबेट, तो आपका जो वेरिएबल है वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है, बट बीच में आप नंबर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर $साइन हटा दूँ, अगर यहाँ पे U1SD लिखूँ तो आप ऐसा कर सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो नंबर से आप स्टार्ट नहीं कर सकते बट बीच में नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। आप कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते अपने वेरिएबल में। आप अंडरस्कोर से भी अपना वेरिएबल स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ रूल्स थे, ठीक है, जो वेरिएबल्स के लिए थे, ठीक है। अब बात करते हैं कन्वेंशंस की। अब रूल्स और कन्वेंशंस क्या होती हैं? रूल तो वो होते हैं जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अगर आप रूल फॉलो नहीं करोगे आपके पास एरर आएगी। अब बात करते हैं कन्वेंशन की। कन्वेंशंस क्या होती हैं? कन्वेंशंस होती हैं रिकमेंडेशंस बोल सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए, नेमिंग कन्वेंशंस फॉर वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा वेरिएबल लिखना है, लाइक user1 का आपको नेम के लिए एक वेरिएबल बनाना है, लिख user1 नेम, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी लिखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रोहित या कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको वेरिएबल में एक से ज़्यादा लेटर यूज़ कर रहे हैं, आप एक से ज़्यादा वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आप अपने वेरिएबल को सेपरेट कीजिए अंडरस्कोर से, user1, ठीक है, user1 नेम। तो यहाँ पे तीन वर्ड्स थे तो मैंने इनको अंडरस्कोर से सेपरेट किया, ठीक है। तो इस तरह की राइटिंग को बोलते हैं स्नेक केस राइटिंग, ठीक है। इस तरह की राइटिंग को बोलते हैं स्नेक केस राइटिंग। आई होप आपको ये पता लग चुका होगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं कैमल केस राइटिंग। कैमल केस राइटिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल हम ऐसे लिखते हैं user1 नेम, जिसमें फर्स्ट लेटर तो छोटा होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो लेटर्स आते हैं उनको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। लाइक 1 का हमने O कैपिटल लिखा और N का हमने N कैपिटल लिखा, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे स्टोर कराता हूँ मोहित, ठीक है। तो इस तरह की राइटिंग को बोलते हैं कैमल केस राइटिंग। अकॉर्डिंग टू गूगल स्टाइल गाइड फॉर पाइथन, हमें पाइथन में स्नेक केस राइटिंग यूज़ करनी चाहिए। ये अलग अलग कन्वेंशन अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती हैं, ठीक है। लाइक ये स्नेक केस राइटिंग वाली कन्वेंशन जो है ये पाइथन में यूज़ करते हैं हम ज़्यादातर, और लाइक ये कैमल केस वाली राइटिंग वाली कन्वेंशन है जो हम जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अब एक और बात, क्या इनसे कुछ फ़र्क पड़ता है? इनसे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। मतलब जब आप अपना प्रोग्राम किसी को दिखाओगे वो समझ जाएगा कि हाँ ये कोड पाइथन में है और ये इसने कन्वेंशन यूज़ किया है। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको जो पसंद है वो कीजिए। अगर आप खुद के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, खुद के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लाइक खुद के लिए आप छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं खुद की यूज़ के लिए, आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए, ठीक है। बट अगर आपको कहीं और दिखाना अपना सॉफ्टवेयर अपना प्रोग्राम, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा आप पाइथन की स्टाइल गाइड यूज़ कीजिए। मतलब आप स्नेक केस राइटिंग यूज़ कीजिए,
ठीक है। बट मैं कई बार क्या करता हूँ, स्नेक केस राइटिंग कई बार मुझे सही नहीं लगती तो मैं कैमल केस राइटिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। बट कंसिस्टेंट रहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स, कुछ कन्वेंशंस जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता लगा वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। वेरिएबल्स को क्या क्या नाम दे सकते हैं हमने वो देखा आज की वीडियो में। हमने बात की कुछ कन्वेंशंस की, ठीक है। हे गाइस वेलकम। तो ये समरी वीडियो है चैप्टर 1 के लिए। तो चैप्टर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्रिंट फंक्शन पढ़ा, हमने एस्केप सीक्वेंस के बारे में पढ़ा, हमने बात की कि हम एस्केप सीक्वेंस को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह कैसे ट्रीट कर सकते हैं, हमने पाइथन को एज अ कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है उसकी बात की, हमने वेरिएबल्स की बात की, हमने नेमिंग रूल्स की बात की वेरिएबल्स के लिए, और हमने कन्वेंशन की बात की। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। तो प्रिंट फंक्शन, पाइथन में कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट, और एक और बात, ये हैश हम यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए पाइथन में। तो प्रिंट फंक्शन की बात करते हैं। तो कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए आप प्रिंट, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं आप, हेलो, ठीक है। आप सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूँगा तो मेरे पास हेलो आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डबल कोट्स की जगह सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं अब इसको रन करूँगा तो मेरे पास हेलो ही आएगा, ठीक है। आप सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल कोट के अंदर मैं डबल कोट्स के अंदर लिखता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो हेलो। आप सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ करूँगा तो मेरे पास एरर आएगी, एरर आ रही है। तो आप सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते। डबल कोट्स के अंदर आप डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकते, आपके पास एरर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास एरर आएगी, ठीक है। बट मैं डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं अपोजिट यूज़ कर सकता हूँ। अब करूँगा तो एरर नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब डबल कोट्स के अंदर मैं डबल कोट्स नहीं यूज़ कर सकता। बट इसे बचने के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ एस्केप सीक्वेंस। अगर मैं यहाँ पे डबल कोट की जगह बैक स्लैश और फिर डबल कोट यूज़ करूँगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डबल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। बैक स्लैश प्लस डबल कोट्स, बैक स्लैश डबल कोट का मतलब है डबल कोट, और बैक स्लैश डबल कोट का मतलब है डबल कोट, ठीक है। और बैक स्लैश सिंगल कोट का मतलब है सिंगल कोट। तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। ये होती है एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। वो एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बैक स्लैश एन की। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे दूँ ताकि आपको पता लग जाए। अब बात करते हैं लाइक आप बैक स्लैश एन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने दो लाइन लिखी, लाइन ए उसके बाद लाइन बी। अगर आपको दो अलग अलग लाइन्स में प्रिंट करवाना है कुछ, आप या तो दो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं बैक स्लैश एन और यहीं पे लिख सकते हैं लाइन बी, ठीक है। तो लाइन ए लाइन बी, तो बैक स्लैश एन के बाद जो भी है वो नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाएगा। एक और बात, पाइथन में कमेंट्स करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अनकमेंट करने के लिए भी, कमेंट करने के लिए भी। ये वीएस कोड के लिए शॉर्टकट है, ओके। और ये एटम और सबलाइन जैसे टेक्स्ट एडिटर में भी काम करता है, ओके। उसके बाद जैसे हमारे पास बैक स्लैश एन है, वैसे हमारे पास बैक स्लैश टी भी है। बैक स्लैश टी से क्या होगा, कुछ स्पेस ऐड हो जाएगा, लाइक लाइन ए स्पेस लाइन बी, ठीक है। ये स्पेस का मतलब क्या है, इस स्पेस का मतलब है यहाँ पे हमने टैब की तरह काम करेगा ये बैक स्लैश टी, ठीक है। तो ये था बैक स्लैश एन और बैक स्लैश टी, ओके। अब बात करते हैं कि अगर आपको बैक स्लैश यूज़ करना है अपने प्रिंट स्टेटमेंट में, तो आप सिंगल बैक स्लैश की जगह डबल बैक स्लैश यूज़ करोगे, लाइक दिस इज बैक स्लैश। आप यहाँ पे सिंगल बैक स्लैश यूज़ नहीं करोगे, डबल बैक स्लैश यूज़ करोगे, क्योंकि डबल बैक स्लैश का मतलब होता है सिंगल बैक स्लैश, और चार बैक स्लैश का मतलब होता है डबल बैक स्लैश, लाइक अभी डबल बैक स्लैश आ रहा है, ठीक है। तो ये थे कुछ एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में। अब बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस एज अ नॉर्मल टेक्स्ट। अगर आपको एस्केप सीक्वेंस को नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करना है, लाइक अगर आपको प्रिंट लाइन ए बैक स्लैश एन लाइन बी, अगर आप इसको अब प्रिंट करवाओगे तो लाइन ए के नेक्स्ट लाइन में लाइन बी प्रिंट होगी। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं डबल बैक स्लैश एन लगा दूँ यहाँ पे, इससे क्या होगा, डबल बैक स्लैश एन सिंगल बैक स्लैश एन की तरह ट्रीट, सिंगल बैक स्लैश की तरह ट्रीट होगा, और एन एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं अब इसको प्रिंट कराऊँ तो लाइन ए बैक स्लैश एन लाइन बी, क्योंकि डबल बैक स्लैश सिंगल बैक स्लैश होता है, इसलिए यहाँ पे डबल बैक स्लैश मैंने लगा दिया। एक तो ये तरीका है। एक और तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आर लगा दूंगा। आर लगाने से क्या होगा, आर का मतलब है रा स्ट्रिंग, ठीक है। तो रो स्ट्रिंग से क्या होगा, जो मेरी स्ट्रिंग है वो रो स्ट्रिंग ही ट्रीट होगी। तो ये था एस्केप सीक्वेंस एज अ नॉर्मल टेक्स्ट की तरह, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबा के और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अब बात करते हैं पाइथन एज अ कैलकुलेटर। अब पाइथन को एज अ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप यूज़ करते हो प्रिंट फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, ठीक है। तो ये आपको सिंपली 5 आउटपुट देगी, और 2 × 3, ठीक है। तो ये आपको क्या देगी 2। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जो मल्टीप्लाई की जो प्रेसिडेंस होती है वो हाई होती है। मैं आपको प्रेसिडेंस टेबल दिखा देता हूँ फटाफट। हाँ ये देखिए, तो पैरेंथेसिस का मतलब होता है ब्रैकेट्स। अगर आपने कुछ इवैल्यूएट करना है जिसमें ब्रैकेट्स हों, तो उसकी जो प्रेसिडेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद एक्सपोनेंट, उसके बाद ये कुछ हमारे पास ऑपरेटर्स हैं जिनकी प्रेसिडेंस सेम होती है। उसके बाद है प्लस माइनस, जिनकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो पाइथन में एक तो हम यूज़ करते हैं प्लस ऑपरेटर, ठीक है। एक हम यूज़ करते हैं माइनस ऑपरेटर, एक हम यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर, एक हम यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, और एक है इंटीजर डिवीजन। फ्लोट डिवीजन और इंटीजर डिवीजन में क्या फ़र्क है वो मैं अभी बताऊंगा।
ठीक है। तो आपको इन सब का आउटपुट का पता ही है क्या आएगा, 2 + 3 5, 2 - 3 - 1 और 2 × 3 6। तो इनको मैं कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, अब फ्लोट डिवीजन की बात करते हैं। फ्लोट डिवीजन आपको एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वो होता है जिनके अंदर पॉइंट होता है। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ इस प्रोग्राम को। देखिए, तो 4/2 क्या दे रहा है मेरे को, 2.0, और जबकि 4 डिवाइड 2 मतलब कि डबल डिवाइड से हम क्या बोलते हैं, इंटीजर डिवीजन। 4 डिवाइड 2 मेरे को क्या दे रहा है, सिर्फ 2। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ये मेरे को इंटीजर नंबर देगा और ये 4 डिवाइड 2 मेरे को क्या देगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये पाइथन 3 की बात करूँ मैं, पाइथन 2 में कुछ डिफरेंट था। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 डिवाइड 2 करता हूँ। ठीक है, मेरे को क्या मिला 1.5, बट अगर मैं यहाँ पे 3 डिवाइड 2 करूँगा तो मेरा जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो कट जाएगा, क्योंकि इंटीजर डिवीजन में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या मिला, सिर्फ मुझे 1 मिला सिर्फ। आई होप आपको पता लग चुका होगा कि हम कौन कौन से ऑपरेटर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करते हैं एक ऑपरेटर हो रहा है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब पावर। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कैसे लिखेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 3। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। जब हम डबल एस्टेरिस्क यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं, जब हम डबल मल्टीप्लाई सिंबल यूज़ करते हैं तो उससे बोलते हैं एक्सपोनेंट। तो अगर मैं इसको रन करूँगा 2 की पावर 3 8। जो इसकी जो एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी रूल होता है राइट टू लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे ऐसा कुछ 2 की पावर 3 और फिर 3 की पावर 2, अब यहाँ पे आप राइट साइड से कैलकुलेशन करना स्टार्ट करोगे, क्योंकि जो इसकी एसोसिएटिविटी है वो राइट टू लेफ्ट है, लेफ्ट टू राइट नहीं है, राइट टू लेफ्ट है। ठीक है, तो इससे क्या करेंगे हम, 3 की पावर 2 9, तो 2 की पावर 9 कितना होता है, 512। मुझे क्या मिलेगा, 512। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। तो ये था हम कौन कौन से ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस रूल की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ ऐसा नंबर है 2 + 3, उसके बाद मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, तो ये पाइथन इसको कैसे कैलकुलेट करेगा। इसमें क्या है, इसमें पैरेंथेसिस भी है, मतलब ब्रैकेट्स, इसमें मल्टीप्लाई भी है, इसमें डिवाइड भी है। तो हम क्या करते हैं, प्रेसिडेंस टेबल को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी है, पैरेंथेसिस की। तो पाइथन सबसे पहले सोल्व करेगा पैरेंथेसिस को, मतलब 2 + 3 सबसे पहले कैलकुलेट होगा। उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड। आप देख सकते हैं इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है। जब प्रेसिडेंस सेम होती है तो हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिविटी रूल। सिर्फ एक्सपोनेंट की एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, बाकी सबकी एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, तो एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, मतलब हम लेफ्ट से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 लेफ्ट से राइट की तरफ कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। 5 × 4 डिवाइडेड बाय 2, 20/2 हमें मिलेगा 10। तो देखते हैं मेरे पास ये आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे पास 10.0 आउटपुट आ रहा है, क्योंकि मैं फ्लोट डिवीजन यूज़ कर रहा हूँ। और आपको रिकमेंड की जाती है कि आप फ्लोट डिवीजन यूज़ करें ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। तो ये था कुछ कि हम पाइथन का ऐसा कैलकुलेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। तो पाइथन में वेरिएबल्स हम सिंपली डिक्लेयर करते हैं, लाइक नेम इक्वल्स हर्षित। पाइथन एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम वेरिएबल में किस टाइप का डाटा स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें बताने की जरूरत नहीं हम स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं या इंटीजर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम इक्वल्स हर्षित। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा नेम तो मेरे पास आउटपुट आएगा हर्षित। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पे पाइथन का जो वेरिएबल है वो अपने डाटा टाइप को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी नेम में क्या छोड़ा है, स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे एक नंबर भी स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 123। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ नेम दोबारा, तो देखिए पहले हर्षित प्रिंट हो रहा है, फिर 123। तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको कौन सा वेरिएबल ये वेरिएबल कौन से टाइप का डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, तो ये होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला रूल है वो कि आप अपने वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट करेंगे, लाइक मैं अभी यहाँ पे नंबर से स्टार्ट करता हूँ वेरिएबल का नाम, ठीक है, तो आपको एरर मिलेगी। ठीक है, तो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक और बात, आप नंबर वेरिएबल के बीच में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं नेम 1 इक्वल्स, यहाँ पे मैं हर्षित लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास एरर नहीं आएगी। मैं रन करके नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एरर आएगी और इसमें एरर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है कुछ वेरिएबल्स के रूल। अब अपने वेरिएबल में कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ कर सकते, लाइक नेम $, इसमें भी एरर आएगी। ठीक है, और आप स्टार्टिंग में भी यूज़ नहीं कर सकते, लाइक आप ऐसा भी नहीं कर सकते। आप अपने वेरिएबल को स्टार्ट एक अंडरस्कोर से कर सकते हैं, लाइक आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक कोई भी नेम या कोई भी स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एरर नहीं आएगी। लिख देता हूँ मैं, इसमें आपके पास एरर आएगी, इसमें आपके पास कोई एरर नहीं आएगी। तो ये कुछ रूल्स है वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए। अब बात करते हैं नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई वेरिएबल लिखना है जिसमें 2 वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल user1। ठीक है, तो 2 वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप पाइथन में जो स्टाइल गाइड क्या कहती है कि आपको अंडरस्कोर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, user1 इक्वल्स टू, ठीक है, तो इस टाइप की राइटिंग को हम बोलते हैं स्नेक केस राइटिंग। तो पाइथन रिकमेंड करता है हमें वेरिएबल्स, दो वेरिएबल में 2 नाम है, हम बीच में स्पेस तो नहीं यूज़ कर सकते, बट हम क्या सेपरेट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्नेक केस राइटिंग। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैमल केस राइटिंग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल user1। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैमल केस राइटिंग। ठीक है, तो दोनों वैलिड है,
तो रूल्स और कन्वेंशन में फर्क क्या है? रूल्स अगर आप फॉलो नहीं करोगे आपके पास एरर आएगी, बट अगर आप कन्वेंशन फॉलो नहीं करोगे आपके पास एरर नहीं आएगी। कन्वेंशन किस लिए होती है? ताकि जो रीडर को परेशानी ना हो। तो पाइथन रिकमेंड करते हैं अगर आपको अपने दो वेरिएबल को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे? अंडरस्कोर यूज़ करोगे, ठीक है। और कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कैमल केस राइटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए अगले वर्ड को हम कैपिटल अल्फाबेट में लिखते हैं। तो ये पाइथन, ये हम स्नेक केस राइटिंग हम पाइथन में यूज़ करते हैं और कैमल केस राइटिंग हम जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। बट कोई एरर नहीं है कि आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। बट स्टाइल गाइड क्या कहते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। आपको स्नेक केस यूज़ करना चाहिए, बट अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज साथ में करते हो, फॉर एग्जांपल मैं कई बार क्या यूज़ करता हूँ, कैमल केस राइटिंग अगर मुझे खुद के लिए प्रोजेक्ट बनाना हो, खुद के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाना हो, बट अगर मुझे सॉफ्टवेयर किसी को देना है तो मैं हमेशा रिकमेंडेशन ही यूज़ करता हूँ, कन्वेंशन ही यूज़ करता हूँ। तो मैं क्या यूज़ करता हूँ फिर? स्नेक केस राइटिंग। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बस कंसिस्टेंट रहना। तो ये था समरी चैप्टर 1 की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।